अच्छा भाई देखो बेटा, उल्टा रिवीजन स्टार्ट करा रहा हूं चैप्टर नंबर 8 से। और चैप्टर नंबर 8 एक्चुअली में क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज। अरे जो भी है यार, नंबर तुम अपनी मर्जी का लगा लो। नहीं बेटा, सारे चैप्टर तो नहीं होंगे, 2-3 चैप्टर तो होंगे रे भाई। सही। अब कहानी कुछ यूं है कि जो है तो और देखने आयो, पहले से भी हुआ होगा, लेकिन भाई देखना भी है, करना भी है, सब कुछ करना है। सही। चलो भाई, अब जरा यहां ध्यान देंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन कोई ओवरव्यू करना है हमने चैप्टर का। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो मुझे जल्दी से एक बात बताओ, क्या डिफरेंस रहता है भाई हीट के अंदर और टेम्परेचर के अंदर? एक एक बताते रहेंगे, जिससे पूछेगा वो बताएंगे, ठीक है। पहली बात भाई, क्या हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट कैसी एनर्जी? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट साथ में कैसी? हम बोलते ना हीट इज अ टोटल, हीट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल, यही कहते थे। और क्या कहते थे? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। फिर यूनिट क्या था भाई हीट का? क्या था? जूल्स। ये सारी बातें किसके बारे में थी? हीट के बारे में। फिर टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। फिर मैं कहता था, बिल्कुल बेटा सिर्फ आपका ध्यान यहां पर होगा, बाकी मुझे बातों की आवाज में। फिर मैं कहता था टेम्परेचर इज दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी molecules. There are 3 units in which heat can be calculated, in which temperature can be calculated. कौन कौन से भाई? पहला है सेल्सियस, दूसरा है चलो केल्विन, और तीसरा है फ़ारेनहाइट। फिर मैं आपको बता देता, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के सेल्सियस, फिजिक्स के अंदर किसी भी मेडिकल में केल्विन, और मेडिकल इक्विपमेंट का टेम्परेचर हमेशा फ़ारेनहाइट में। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस में, फिजिक्स के अंदर किसी भी कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर, अगर हम कभी भी टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो फिर केल्विन में। अदरवाइज अगर हम किसी मेडिकल इक्विपमेंट का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं तो फिर फ़ारेनहाइट के अंदर। इतनी बात तो समझ में आती है ना? मोटी मोटी बातें तो याद रखने वाली है। तो ये है कि हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one body to another by the mean of hot body to cold body, and temperature is the degree of hotness and coldness. It is the average kinetic energy of the molecule. 3 यूनिट रहेंगे टेम्परेचर के, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। पहली बात, इस चैप्टर के अंदर आपको ये 2 बातें यानी डिफरेंस हीट और टेम्परेचर का पता होना चाहिए। सही। इस चैप्टर की सीक्वेंस इस तरीके से है कि पहले हमने हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद हम स्केल्स पढ़ेंगे टेम्परेचर के, कि एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर, दूसरे स्केल से तीसरे स्केल के अंदर हम किस तरीके से जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं कि हीट ट्रांसफर किस तरीके से होती है। सही। फिर हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी हीट एनर्जी है जो कि एक्चुअली में स्टेट को चेंज करती है, और फिर वो कौन सी हीट एनर्जी है जो कि टेम्परेचर को चेंज करती है। यार रखी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या ही आप लोगों ने पहले से लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना पहले से? तो वो लिखा हुआ है उसी को यूटिलाइज करेंगे, मैं आगे चलूंगा। सही। तो भाई होता क्या है कि एक्चुअली में जब भी हम किसी कंटेनर को, कि जिसके अंदर मान लो लिक्विड है बहुत सारा, और उसको हम हीट कर रहे हैं, तो ये ऐसा कंटेनर है कि जिसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है और हम उस कंटेनर को हीट कर रहे हैं,
तो एक्चुअली में उस कंटेनर के अंदर मौजूद लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट एनर्जी को गेन कर रहे हैं। गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? गेन कर रहे हैं। और वो जो हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेगा, वैसे वैसे वो हीट एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल में क्या होती चली जाएगी? ट्रांसफर होती चली जाएगी। इस तरीके से पूरे उस कंटेनर के अंदर हीट एनर्जी स्प्रेड हो जाएगी। यही तरीका है हीट एनर्जी के फैलने का। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो हीट एनर्जी कांटेक्ट में आने से, मतलब कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इस तरीके से हीट एनर्जी का फैलना कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है भाई? रेडिएशन है। जल्दी बताओ। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, हमने उनको हीट करना शुरू किया, तो उस कंटेनर के अंदर लिक्विड के नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे, अगले वाले के साथ कोलाइड करेंगे, उसको एनर्जी दे देंगे, फिर उससे अगले वाले को कोलाइड करेंगे, उसको एनर्जी दे देंगे। तो एक्चुअली में कंडक्शन हो रही है, कन्वेक्शन हो रही है या रेडिएशन हो रही है? कंडक्शन हो रही है ना। कंडक्शन में होता क्या है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर आ जाए और फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंडक्शन। आपको बस साथ में लेके जाना, सही या मुझे तो भाई, इट्स कॉल्ड कंडक्शन ना। देन कन्वेक्शन क्या होता था? कन्वेक्शन क्या होता था? कन्वेक्शन मैंने आपको बताया था ना, आप लिक्विड को हीट करेंगे तो पानी किस तरीके से होना शुरू करेगा? जब उसके नीचे के लेयर वाले मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन कर लेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो रोटेट होकर किधर आ जाएंगे? ऊपर। ऊपर वाले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम है तो वो रोटेट करके किधर आ जाएंगे? नीचे। फिर एनर्जी गेन करेंगे तो फिर वो ऊपर। इस साइकिल का नाम क्या है? कन्वेक्शन। क्या नाम है इस साइकिल का नाम? कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या थी? द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द मीन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय द मीन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशन। तो बाय द मीन ऑफ वेव्स, भाई सूरज निकला सुबह सुबह और गर्मी बढ़ने लगी, हीट एनर्जी आने लगी, तो एनर्जी कौन लेकर आ रहा है? वेव लेकर आ रही है। कहां से लेकर आ रही है? सूरज से लेकर आ रही है। कौन सी रेज लेकर आ रही है? यूवी रेजेस लेकर आ रही है। तो क्या यूवी रेजेस हीट एनर्जी कैरी नहीं कर रही? कर रही है ना, जमीन तक आ रही है, हीट एनर्जी कैरी करके ला रही है ना। तो यानी हीट एनर्जी को हम बाय द मीन ऑफ वेव भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। भाई हीट एनर्जी को हम बाय द मीन ऑफ वेव भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई मसले वाली बात तो नहीं है। वेव के थ्रू हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना क्या है भाई? रेडिएशन। भाई ओवन के अंदर रेडिएशन नहीं होती? ओवन के अंदर रेडिएशन भी होती है ना। तो देख लो, ओवन भी रेडिएशन के प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। सूरज से भी हीट एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो किसके जरिए से आ रही है? रेडिएशन के जरिए से आ रही है। पानी के अंदर हीट एनर्जी का स्प्रेड होना कन्वेक्शन है। और किसी, मैंने बोला कि यार एक कंडक्टर है, मान लो मेटल का, वो स्टोव पर रखा हुआ है, वो हीटअप हो रहा है, उस मेटल के ऊपर एक और मेटल रख दिया तो उस वाले मेटल से हीट एनर्जी उससे ऊपर वाला मेटल गेन कर रहा है, उसके ऊपर मैंने एक और रख दिया तो उस वाले मेटल से उसके ऊपर वाला मेटल हीट एनर्जी गेन कर रहा है। तो ये ट्रांसफर कैसा है? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है? ये कंडक्शन है। पानी को गर्म हो जाना, पानी का उबलना क्या है? कन्वेक्शन है ना। और सूरज से हीट एनर्जी का निकल कर आना क्या है? रेडिएशन। तो तीन तरीके हैं हीट एनर्जी के ट्रांसफर होने के। कौन कौन से? कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। बात समझ में आ गई? हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस समझ में आ गया? आओ जी आगे चलो। अब ये देखो बेटा, अब हमने स्टडी करना है किसको? स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर से मुराद यह है कि हमने तीन तरीके के स्केल्स को स्टडी करना है। पहला होगा सेल्सियस स्केल, दूसरा होगा केल्विन स्केल और तीसरा होगा फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। जरा गौर से सुनेंगे। हमारे पास, अगर मैं बात करूं किसकी, पहले बात करना शुरू करता हूं सेल्सियस स्केल की। और सेल्सियस स्केल के अंदर आपको यह समझना है कि सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट क्या है और अपर पॉइंट क्या है। देखिए जी, ऑन द सेल्सियस स्केल द इंटरवल बिटवीन द लोअर एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। The lower fixed point is marked as 0 degree Celsius and the upper fixed point is marked as 100 degree Celsius. लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट आपने हर स्केल का याद रखना है। सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट है
0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। तो यही आपके पास दोनों इस तीनों स्केल्स के अंदर आपने ये देखना है कि हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, मेल्टिंग पॉइंट बोल लो और बॉइलिंग पॉइंट बोल लो, ये तुमने हर स्केल से पकड़ने हैं कि हर स्केल का अपर पॉइंट क्या है और लोअर पॉइंट क्या है। तो सेल्सियस स्केल का लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं किसकी? फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट स्केल का अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट। तो on Fahrenheit scale, the interval between the lower and the upper point is fixed divided into 180 equal parts. The lower fixed point is is 32 Fahrenheit and the upper fixed point is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से केल्विन स्केल, मैं बात करूं केल्विन स्केल की, तो केल्विन स्केल का लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 273 और अपर फिक्स पॉइंट है 373। सही? तो लोअर फिक्स पॉइंट है 273, अपर फिक्स पॉइंट है 373, विच मीन सेल्सियस स्केल के अंदर अगर मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं तो वो क्या आएगा? 0। फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं वो कितना आएगा? 32। केल्विन स्केल के अंदर मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट निकालूं वो कितना आएगा? 273। बात समझ में आ रही है? और अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालूं सेल्सियस में तो 100, फ़ारेनहाइट में तो 212 और केल्विन में तो 373। बात समझ में आती है इतनी? इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। सही? उसके बाद इनकी कन्वर्जन है। आपको समझ में आ गया सेल्सियस स्केल क्या है, केल्विन स्केल क्या है और फ़ारेनहाइट स्केल क्या है, ये बात समझ में आती है। इसके बाद इनकी कन्वर्जन है कि कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्जन है, याद रखिए बेटा, अगर आप मान लें ऐसे कन्वर्जन दो तरीके की होंगी। सेल्सियस से या तो आप केल्विन में जा रहे होंगे, सेल्सियस से या तो आप फ़ारेनहाइट में जा रहे होंगे, या तो सेल्सियस से केल्विन में या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। पहले बोलते हैं सेल्सियस से केल्विन। अरे इतना सारा तुम लोगों को बहुत पढ़ाया मैंने। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करो? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। 273 को ऐड करो तो किस में चला गया? केल्विन में चला गया। फिर अगर सेल्सियस से मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? केल्विन से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। वाह, केल्विन की स्पेलिंग गलत। सेल्सियस से अगर मुझे फ़ारेनहाइट में जाना तो तरीका क्या है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब बुक अगर इस 9/5 को 1.8 लिख दे तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम जहां पे 9/5 लिखा हुआ तो याद रखना क्या करना है। अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो ये फॉर्मूला हैगा 1.8, ये पॉइंट है भाई, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन पॉइंट है। 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 कर दो, किसमें चले जाओ? फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस से मौजूद टेम्परेचर को 273 में ऐड कर दो, किसमें चले जाओ? केल्विन में। बात समझ में आती है इतनी? कोई मसले वाली बात? बेहतरीन हो गया। चलो जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, टाइम है क्योंकि हमारे पास। हाँ जी, तो अब ये देख लो, एक क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर, एट व्हाट स्केल एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। तो भाई किस टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड कर जाता है, यानी उसकी सेम वैल्यूज आती हैं। तो अगर ये सवाल तुमसे पेपर में पूछ रहे तो देख लो यहां क्या करना है तुमने। देखो बेटा, तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर वो टेम्परेचर तुम्हें सेल्सियस में दे और तुम्हें उसे कन्वर्ट करना हो किसके अंदर? फ़ारेनहाइट के अंदर, तो उसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या ये बात सही है? अब देखो, जिस पॉइंट के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड कर देंगे ना, वहां पर सेल्सियस के टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट सेल्सियस का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जिस पॉइंट पर ये कोइंसाइड कर देंगे उस पॉइंट की तलाश है एक्चुअली में हमें, जिस पॉइंट पर कौन कोइंसाइड कर दे? फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल।
तो जिस पॉइंट पर ये कोइंसाइड कर देंगे वहां पर जितनी वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल की होगी उतनी ही वैल्यू सेल्सियस स्केल की होगी। याद रखना, जिस पॉइंट पर ये कोइंसाइड कर देंगे उस पॉइंट पर जितनी वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल की होगी उतनी ही सेल्सियस स्केल की होगी। तो उस पॉइंट की वैल्यू को मैंने कह दिया एक्स। क्या कह दिया? एक्स। तो मैं टीएफ की वजह भी क्या रखूंगा? एक्स। और टीसी की वजह भी मैं क्या रखूंगा? एक्स। इतनी बात समझ में आती है? अब ये देखिए, इसका लेते हैं एलसीएम। कैसे? एक्स इज इक्वल टू, इस 5 को यहां मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 9x। 32 5 का कितना होगा? 160 अपॉन 5। ये 5 यहां के x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 160। अब क्या होगा? इस 160 को यहां ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 160। 5x को वहां ले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस का 5x। सही। माइनस 160, 9x में से 5x निकालो, कितना बचेगा? 4x। ये 4 यहां आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड 4 1 जा 4 4 जा, विच मीन दैट माइनस 40 डिग्री के ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं। यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पर जो वैल्यू सेल्सियस स्केल की होगी वही वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल की होगी। क्या बात समझ में आई है? क्या बोला है मैंने? माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल की होगी वही वैल्यू कौन से स्केल की होगी? केल्विन स्केल की। बात समझ में आ रही है? कोई मस्ती वाली बात? कॉपी करो जल्दी से। सही बात। तो आगे, अब ये देखो, इस चैप्टर में आगे आप आएंगे तो आपको टाइप्स ऑफ हीट एनर्जीज पढ़ाई जा रही है। जरा याद ध्यान दे सारे। तो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं किसको? हीट कैपेसिटी को। किसको? हीट कैपेसिटी को। और उसको स्टडी करते हैं हम किसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब पहले बात करते हैं किसकी? हीट कैपेसिटी की। जरा गौर से सारे यहां ध्यान दें। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट energy required to raise the temperature of a body through 1 Kelvin। जरा गौर से सुने, हीट कैपेसिटी के अंदर क्या हो रहा है? ये वो अमाउंट की हीट एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ा देने के लिए। अब इसके अंदर कोई बात नहीं कर रहे कि बॉडी का मास ज्यादा हो या बॉडी का मास कम हो, सिर्फ कह रहे कितनी एनर्जी चाहिए है एक बॉडी के टेम्परेचर को कितना बढ़ा देने के लिए? 1 केल्विन बढ़ा देने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान ले कि एक बॉडी है कि जिसका टेम्परेचर मुझे 1 केल्विन बढ़ाना है। सही। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि उस बॉडी को कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ये इस बात पर भी डिपेंडेंट है कि उस बॉडी की मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज कैसी है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंडक्ट कर सकता है। तो कितनी, देखो होगा क्या, अगर मुझे किसी बॉडी के टेम्परेचर को मान लो 100 केल्विन तक बढ़ाना है और अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मैं उसको कितनी हीट एनर्जी दूं कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए? 100 केल्विन बढ़ जाए। तो पहले मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि उसी बॉडी को मैं कितनी हीट एनर्जी दूं कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाए। उस 1 केल्विन की एनर्जी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 केल्विन की एनर्जी निकल कर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो ये देखें, हमारे पास जो हीट एनर्जी है यहां पर हीट कैपेसिटी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? चेंज इन टेम्परेचर के साथ। जितना ज्यादा हीट एनर्जी देते रहेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर में क्या होता जाएगा? चेंज ज्यादा चला जाएगा। जब यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आएगा कांस्टेंट का कैपिटल सी। क्या आएगा? कांस्टेंट का कैपिटल सी। अब ये डेल्टा टी जो है ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, देन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। किसका मामला बन गया? हीट कैपेसिटी का। किसका मामला है? हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी का यूनिट बनाए, हीट कैपेसिटी का यूनिट बनेगा क्यू, जो कि हीट एनर्जी है। ये क्यू कौन सी वाली एनर्जी है जो एक्चुअली में हमने इनपुट करी है? कौन सी एनर्जी है? इनपुट एनर्जी है। भाई मुझे क्या बताओ, किसी बॉडी के टेम्परेचर को तुमने बढ़ाना है कि तुम्हें उसको हीट एनर्जी एंटर करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना। तो क्यों? ये वो वाली एनर्जी है जो एक्चुअली में तुम सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे हो। अब ये एनर्जी है जो तुम सिस्टम को दे रहे हो, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है?
एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो क्यू क्या आ जाएगा? जूल। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास सही है जी। इतनी बात समझ में आती है? तो यही सारी बातें वहां लिख रखी है जो आपको मैंने अभी बताई है। बात समझ में आती है इतनी? कोई मसला वाली बात नहीं? चलो तो जल्दी से हो रखा है सबके पास। आगे चलूं, ये समझ में आया भाई सबको हीट कैपेसिटी क्या है? ये वो एनर्जी है जो बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सही। तो अगर हमने इस वाली एनर्जी को डिटरमाइन कर लिया तो वो एनर्जी जो कि बॉडी के टेम्परेचर को 100 केल्विन बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है वो भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। सही। लेकिन हीट कैपेसिटी के अंदर कहीं मास का जिक्र नहीं है। बात समझ रहे हैं? कहीं मास का जिक्र नहीं हो रखा है हीट कैपेसिटी के अंदर। जबकि आइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of a substance, unit mass of a substance is called specific heat कैपेसिटी। इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मास का जिक्र आ जाए ना तो फिर हीट कैपेसिटी नहीं रहती, बल्कि क्या हो जाती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर मेजर डिफरेंस यही है कि हीट कैपेसिटी के अंदर हम मास की बात नहीं कर रहे होते, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हम मास की बात कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बार बार देता हूं ये कि अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 100 केजी और उसी मटेरियल का मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 केजी। एक का मास है 100 केजी और एक का मास है 10 केजी। मैं दोनों को 100 जूल्स की एनर्जी देता हूं। दोनों को मैं क्या करता हूं? 100 जूल्स की एनर्जी देता हूं। दोनों को 100 जूल्स की एनर्जी देने पर पता चला ऐसा हुआ कि जिस बॉडी का मास 10 केजी था उसका टेम्परेचर 2 केल्विन बढ़ गया 100 जूल्स की एनर्जी देने पर। सही। लेकिन जिस बॉडी का टेम्परेचर 100 केजी था उसका टेम्परेचर सिर्फ 0.1 केल्विन बढ़ा। ऐसा होगा ना? उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा? 0.1 केल्विन। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मास का डिफरेंस है। अगर तुम सेम मटेरियल के ऑब्जेक्ट को हीट एनर्जी दो और दोनों के मासेस अलग अलग हो तो दोनों का टेम्परेचर रेंज अलग अलग होगा। ऐसा ही होगा ना? दोनों का टेम्परेचर रेंज अलग अलग होगा। मान लो एक 10 जूल तक एक 10 केल्विन तक पहुंच गया और दूसरा अभी सिर्फ जिसका मास ज्यादा था वो सिर्फ 2 केल्विन तक पहुंचा है। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। भाई मान लो 2 बकेट्स लो तुम ना, 2 बाउल लो, एक के अंदर मान लो 1 लीटर पानी डाल दिया और एक के अंदर 10 लीटर पानी डाल दिया। अब देख रहे भाई दोनों को, मुझे क्या बताओ, दोनों वाटर है ना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब जिसका मास कम है वो जल्दी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच के बॉयल होने लगा और जिसका मास ज्यादा है अभी वो बॉयल होना शुरू नहीं हुआ, जबकि टेम्परेचर दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या है कि मास ज्यादा होने के नतीजे में सेम ऑब्जेक्ट पर मासेस के डिफरेंस पर अलग अलग एनर्जी देनी पड़ती है। जिस वाटर का मास ज्यादा है, जो 10 लीटर का पानी है, उसको 100 केल्विन तक पहुंचने में एनर्जी ज्यादा चाहिए और जिसका मास फिर कितना है 1 केजी या 1 लीटर, तो उसको 100 केल्विन तक या 100 सेल्सियस तक पहुंचने के लिए एनर्जी कम चाहिए। तो दोनों को मान में रखो, दोनों अलग अलग टाइम पर जाकर उबलना शुरू होंगे। वजह क्या है कि दोनों का मास अलग अलग है। इतनी बात समझ में आती है? तो इस परस्पेक्टिव से अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाएं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर जो हीट एनर्जी इनपुट करते हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या हीट एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी? हीट एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी ना। तो वही एनर्जी जो हमें इनपुट करनी पड़ेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? चेंज इन टेम्परेचर के साथ। भाई कितना टेम्परेचर चेंज होगा ऑब्जेक्ट का? भाई ये रहा हमारे पास 1 लीटर का पानी और ये रहा हमारे पास 10 लीटर का पानी। सही। दोनों को मैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे रहा हूं ना, दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा। भाई कितना टेम्परेचर चेंज होगा? जितना अमाउंट का हीट एनर्जी मैं इनपुट करूंगा। बताओ बात सही है या नहीं है? ऐसा ही है ना। और दूसरी कंडीशन ये, जो कंडीशन मन कह दो, दूसरी कंडीशन ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ।
अगर मास ऑब्जेक्ट का ज्यादा हुआ तो मुझे उसको हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर मास ऑब्जेक्ट का ज्यादा हुआ तो मुझे उसको हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा ही है ना? क्यों? क्योंकि क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है बेटा, मास ज्यादा होगा तो हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए, कम मास होगा तो हीट एनर्जी कम चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस तो पहुंचाना है दोनों को, सही? दोनों को बेटा हमने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है, एक का मास ज्यादा एक का मास कम, जिसका मास ज्यादा उसको एनर्जी कम लगेगी, कम लगेगी, जिसका मास कम है उसको एनर्जी कम लगेगी 100 तक पहुंचने में, जिसका मास ज्यादा है उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी 100 तक पहुंचने में। ऐसा ही है या नहीं है? इन दोनों कंडीशन को बेटा मिला दो तो बनेगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा t। क्या बात समझ में आती है इतनी? बेटा जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट का आएगा C m डेल्टा t। बात समझ में आती है? इससे अगर C का फॉर्मूला बना लो, ये तो कौन सी हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन गया? जो हीट एनर्जी हमें इनपुट करनी होगी। और अगर इससे स्पेसिफिक हीट एनर्जी का फॉर्मूला बनाओ, याद रखो C इज अ कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इज अ कांस्टेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा ही है तो भाई क्या होगा? तुम इस C का फॉर्मूला बना रहे हो, ये m डेल्टा t मल्टीप्लाई हो रहा है यहां कर, C का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? C का फॉर्मूला बन गया Q अपॉन m डेल्टा t। हियर द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ रही है? अब तक तो ये तुम लोगों को रट जाना चाहिए था, याद हो गया है ना? अब तो पेपर में आना, आंखें बंद करके लिख देना बेटा, और फिर जब पेपर देना हो तो आंखें खोल के देख भी लेना कि तुमने क्या लिखा है। आंखें बंद करके पेपर दे मत देना, सही? तो ये फॉर्मूला बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, C इक्वल्स टू Q अपॉन Q क्या है बेटा यहां पर? ना ना ना, Q क्या है यहां पर? जनाब बासिम बताइए। इनपुट हीट, वो हीट एनर्जी जो इनपुट कर रहे हैं, डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर, मास ऑब्जेक्ट है जिसको आप हीट कर रहे हैं। बात समझ में आती है? यूनिट बनाएंगे बेटा। कैसे बनेगा यूनिट? कि इसके अंदर Q जो है वो इनपुट हीट एनर्जी है जिसका यूनिट होता है जूल, मास यूनिट होता है केजी, टेंपरेचर का यूनिट केल्विन। तो जूल्स पर केजी केल्विन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताओ भाई, याद तक की बात क्लियर है? सही? याद रखना बेटा, इसको भूल मत जाना, सही? कॉपी करना है या हुआ है? हुआ है? चलो आओ बेटा आगे चले। बहुत जबरदस्त हो गया ये तो, मतलब तुम लोगों को तो सब आता है। चलो बहरहाल ये और अच्छी बात हो गई। अब एक बात सुनो, जैसे वाटर है बेटा, वाटर जो है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। ये किसकी है? वाटर की। अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल की हीट एनर्जी है 810 जूल्स पर केजी केल्विन। तो क्या फर्क पड़ेगा हीट एनर्जी के स्पेसिफिक, सॉरी हीट कैपेसिटी के कम होने से क्या फर्क पड़ेगा? बात समझ रहे हैं? ये देखो, जिसकी हीट कैपेसिटी कम है ना, सही, उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए किसी स्पेसिफिक टेंपरेचर तक पहुंचने के लिए। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है उसको हीट एनर्जी ज्यादा लगेगी किसी स्पेसिफिक टेंपरेचर तक पहुंचने के लिए। क्या समझ में आती है बात? क्या हुआ? बताओ बताओ। जिसकी कम है उसको कम लगेगी, सही कह रहा है? जिसकी हीट कैपेसिटी कम है उसको कम एनर्जी लगेगी ज्यादा टेंपरेचर तक पहुंच जाने के लिए। जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी ज्यादा टेंपरेचर तक पहुंच जाने के लिए। क्या वो नहीं है? बस ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना? ऐसा ही, सही? तो याद रखें, इसका मतलब क्या है कि जिसकी हीट कैपेसिटी कम है उसको मैं थोड़ी एनर्जी दूं तो वो एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे पहुंच जाएगा, लेकिन जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसको मुझे ज्यादा टेंपरेचर देकर, ज्यादा हीट एनर्जी देकर किसी एक स्पेसिफिक टेंपरेचर तक पहुंचाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ भाई, जिसकी हीट कैपेसिटी कम है वो, उसका टेंपरेचर ज्यादा बढ़ेगा ना, उसको मैं थोड़ी सी एनर्जी दूंगा उसका टेंपरेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब ज्यादा टेंपरेचर किसका बढ़ेगा, लैंड का या वाटर का? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, तुम मान लो किसी समंदर में गए हुए हो, ये रहा लैंड, ये रहा पानी, सही? तुम लैंड पे खड़े हुए हो तो पानी, मिट्टी बहुत गर्म है, सही? तुम पानी में जा रहे हो तो पानी का टेंपरेचर कम है। वजह क्या है भाई? दोनों पे हीट एनर्जी सेम पड़ रही है, दोनों पे हीट एनर्जी तो सेम ही पड़ रही है ना।
फिर एक का टेम्परेचर इतना ज्यादा और एक का टेम्परेचर कम क्यों है? वजह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही। इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैं कम एनर्जी भी दूंगा तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ रहे हो? इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी इन दोनों को मिल रही है उतनी एनर्जी पर इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है और उतनी एनर्जी पर इसका टेम्परेचर कम बढ़ता है, तो ये ठंडा है और ये गर्म हो रही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है आइडिया? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? तो क्या बोलेंगे बेटा? लिखो, सब्सटेंस विद लेस या विद लो स्पेसिफिक हीट, substance with low specific heat required less temperature to less heat to increase its temperature, and substance with high specific heat required more heat energy to increase its temperature। बोलो भाई, बात समझ में आती है? तो यानी अगर हमने कहीं पानी डाल रखा है और कहीं लैंड है तो ज्यादा गर्म कौन हो जाएगा? सूरज की रोशनी पड़ने पर लैंड ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है और वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो वाटर को किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और लैंड को कम एनर्जी लगेगी ज्यादा टेम्परेचर तक पहुंच जाने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? कॉपी करो जल्दी से। अब ये देखो, चेंज ऑफ स्टेट। अब एक बात याद रखना, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, या हीट कैपेसिटी, ये सिर्फ किसको चेंज करती है? टेम्परेचर को चेंज करके। मतलब मेरे बताइए, ये किसको चेंज नहीं करती? ये स्टेट को चेंज नहीं करती। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ किसको चेंज करती है? टेम्परेचर को चेंज करती है, स्टेट को चेंज नहीं करती। अब हम बात करें किसकी? चेंज, ओह चेंज तो बहुत ही खराब लिखा, चेंज ऑफ स्टेट की। किसकी बात करें अब हम? चेंज ऑफ स्टेट की। तो भाई ये देखो, चेंज ऑफ स्टेट से मुराद क्या है? जरा गौर से सारे मेरी बात सुनेंगे। चेंज ऑफ स्टेट से मुराद ये है, एक ग्राफ तुम्हारे आगे बना रहा हूं, गौर से देखना। देखो बेटा, ये रहा मान लो यहां पर टाइम और ये रहा यहां पर कौन? ये रहा यहां पर टेम्परेचर, ठीक है? ये -30 पर, फिर -20 पर, फिर -10 पर, फिर 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50 आ गया, 60, 70, 80, 90 और ये 100। सही, सेल्सियस स्केल के अंदर हमने इसको रख रखा है। अब मैं आपको कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। मान लो बेटा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सही है? अब तुम्हारे पास क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम्हारा ग्राफ उठकर पॉइंट ए से किधर आ जाता है? पॉइंट बी पर। अब तुम इस बात को समझना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर एक्चुअली में क्या हुआ है, और से समझना। ये हमारा टेम्परेचर था T1, सही? पॉइंट ए टू बी के अंदर क्या हुआ? अब आप ये देखें, ए टू बी के अंदर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना था? -30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहां पर तो -30 डिग्री सेल्सियस पर आईसी होगी ना, तो ये हमारे पास क्या थी? आईसी किस टेम्परेचर पर? 30 डिग्री सेल्सियस पर। मैंने इसको हीट एनर्जी देना शुरू करी और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर बढ़ा 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 और कहां पहुंच गया? 0 डिग्री सेल्सियस पर। T2 का भी कहां पर आ गया? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर। बात समझ रहे हैं? तो ये यहां पर इस पोर्शन में क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम -30 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। कहां से? -30 से लेकर 0 तक। क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर चेंज हो गया। अब क्या होगा? अब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, अब सिर्फ टाइम बढ़ेगा। समझने की कोशिश करना। अब तुम हीट एनर्जी दे रहे होगे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा। क्या चेंज हो रहा होगा? सिर्फ टाइम। अब टाइम कौन से एक्सिस पर है?
एक्स एक्सिस पर। अब अगर मैंने टाइम के चेंज को रिप्रेजेंट करूं तो मैं कौन से एक्सिस पर ट्रेवल करूं? एक्स एक्सिस पर ट्रेवल करूं ना, तो भाई ये देखो, ये मैंने ट्रेवल किया किधर? एक्स एक्सिस पर। जरा गौर से देखना बेटा, ये जो एक्स एक्सिस पर 0 डिग्री की आइस एक्स एक्सिस पर बढ़कर यहां पहुंच गई है, तो यहां पर तो ये थी 0 डिग्री की, अभी यहां पर भी कितनी होगी? यहां पर भी कितनी होगी? 0। अब ये देखो, ये टाइम बढ़ा, हीट एनर्जी में जा रही थी, लेकिन स्टेट चेंज, सॉरी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। क्यों? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब वाटर आ गया तो फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये 0 से 0 पर ही रहकर क्या होगा? मेल्ट होगा, विच मीन दैट कि यहां पर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ क्या चेंज होना है? स्टेट चेंज होना है। तो ये समझ रहे हो 0 से 0 पर रहने का मतलब क्या है? कि क्या चेंज नहीं हुआ? टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हो गया? स्टेट चेंज हो गया। यानी ये जो मैंने पॉइंट बी टू सी बनाया, इस पॉइंट बी टू सी के अंदर T1 भी 0 था, T2 भी 0 था, और क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया भाई? स्टेट चेंज हो गया। स्टेट कैसे चेंज हुआ? चेंज, हाँ जी। अब ये देख लो, तो फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टाइम टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 ना। तो जरा यहां गौर से ध्यान दे सारे, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना है? 98.6, 1.8 TC, इसको सेल्सियस से बताना है, प्लस 32। ये 32 यहां ऐड हो रहा है, यहां कर 32 यहां ऐड हो रहा है, यहां कर माइनस हो जाएगा। करो जल्दी से माइनस 98.6 में 32 माइनस करो, 66.6 इक्वल टू 1.8 TC। 1.8 या मल्टीप्लाई हो रहा है यहां कर, डिवाइड, देन टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना आ गया? कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ये किसके अंदर आ गया? सेल्सियस स्केल के अंदर। तुम्हें कह रहे हैं सेल्सियस से भी निकालो और केल्विन में निकालो। ये तुमने निकाल लिया ना सेल्सियस में। अब सेल्सियस वाले को केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कि इसको 273 से ऐड कर दो, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, एक आंसर ये आ गया है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। तो 37 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। 310 केल्विन, ये आ गया टेम्परेचर इन केल्विन। आसान है, सही है। ये तुम्हारी बुक वाले न्यूमेरिकल है, और देख लो काफी हद तक बहुत ज्यादा आसान है। सही, कर लो जल्दी से। अब जरा यहां करे देखें, इधर ध्यान दें। कह रहे हैं आपको कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग। एक एल्यूमिनियम बार है आपके पास, आपको कह रहे हैं कि उसकी लेंथ के अंदर कितना इंक्रीज आया ये बताइए, जबकि उसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? इनिशियल लेंथ हैगी बार 2 मीटर लॉन्ग, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम। मुझे एक्चुअली बताना है L2 बताना है, कब कि जब T1 इतना है, T2 इतना है, L1 इतना है, L2 मुझे मालूम करना है। द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या गिवन है मुझे? अल्फा। अल्फा कितना गिवन है? 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 केल्विन। एक बात मेरी गौर से सुनिए, अगर तो आपके लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट केल्विन में हुआ तो आप इन टेम्परेचर को किसके अंदर लेकर जाएंगे? केल्विन में। लेकिन अगर आपके लीनियर एक्सपेंशन का यूनिट सेल्सियस में हुआ तो फिर आपको इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यह बात तब याद रखें। आप देखेंगे अल्फा का यूनिट, अगर अल्फा का यूनिट केल्विन में है तो ये भी किसमें रहेगा? केल्विन में। और अगर अल्फा का यूनिट सेल्सियस तो ये भी किसमें रहेगा? सेल्सियस में। अभी ये किसमें है? केल्विन में। तो अभी हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? केल्विन के अंदर। अब ये देखो, 0 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 273, और 20 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 293। अब मुझे एक्चुअली में निकालना पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर L2 के लिए। तो चेंज इन टेम्परेचर किससे और होता है? T2 माइनस T1। अब ये देखें, 293 में से मैं 273 माइनस करूं तो 93 कितना आ जाएगा? 20 केल्विन। सही। अब ये देख लें, L2 का फॉर्मूला क्या होता है? L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। यही फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। तो L2 क्या हुआ?
293 में से 273 माइनस करो तो 20 आ गया। हाँ तो माइनस लिखो भाई, सही है। तो 20 आ गया। अब L1 कितना है आपके पास? L1 है 2 मीटर। 1 प्लस अल्फा कितना है? 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 और डेल्टा टी कितना है? 20। ऐसा ही है, इसको मल्टीप्लाई कराएं 20 के साथ जरा। 2.5 को मल्टीप्लाई करा तो 20 के साथ 50। 1 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 5। उठाओ साइंटिफिक कैलकुलेटर स्टार्ट करो। कहां है साइंटिफिक कैलकुलेटर? मेरे पास है। तो the value became approximately 1.0005। इस आंसर को मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं किसके साथ? 2 के साथ। the value became 2.001 मीटर। कितनी आ गई हमारे पास? L201 मीटर। बेटा एक बात मेरी सुने, आपसे कह रहे थे इंक्रीज इन लेंथ। इन वाले सवालों के अंदर एक बड़ा मसला है, आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि भाई आपसे फाइनल लेंथ पूछी है या आपसे चेंज इन लेंथ पूछी है। बात समझ रहे हैं? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है वाकई कि आपसे चेंज इन लेंथ पूछी है या फाइनल लेंथ पूछी है। तो आपसे इस सवाल के अंदर एक्चुअली में चेंज इन लेंथ पूछा। बोल रहे कि कैलकुलेट दी इंक्रीज इन लेंथ, ये नहीं कह रहे कैलकुलेट दी फाइनल लेंथ। क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट दी इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ के अंदर इंक्रीज आया कितना। तो देखिए आपने मालूम करना है चेंज इन लेंथ। अब चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। अब L2 कितना आया हुआ है? 0। L2 आया हुआ है 2.001 माइनस 2। कितनी बनेगी वैल्यू? 2.001 में से हम माइनस कर देते हैं किसको? 2 को। वैल्यू हो जाएगी 2.001 माइनस 2। वैल्यू बिकेम 0.001 मीटर। 0.001 मीटर। 1 2 3 बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुक जो है वो इसका आंसर लिखी है सेंटीमीटर के अंदर, तो आप इसको सेंटीमीटर में कैसे लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे इसको सेंटीमीटर में? डिवाइड बाय 100 करके। भाई सेंटीमीटर से मीटर में लाते हैं डिवाइड बाय 100 करके। अभी तो तुमने सेंटीमीटर में लेके जाना है, तो फिर क्या करो? मल्टीप्लाई बाय 100। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.001 मल्टीप्लाई बाय 100। देन डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। जब तुम 0.001 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 0.1 सेंटीमीटर तुम्हारे पास आंसर निकलकर आ जाएगा। यानी कि इनिशियल लेंथ कितनी थी? 2 मीटर। कितने मीटर का फर्क आया हीट करने के बाद? 0.1 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई है? इस वाले के अंदर हम क्या कर रहे हैं? क्लियर है आइडिया? कर लीजिए इसको जल्दी से। तो मीटर में लिखोगे आंसर। अच्छा भाई जरा याद ध्यान दो आगे। अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि पॉइंट बी से लेकर सी पर अगर तुम देखो तो पॉइंट बी से लेकर सी तक सिर्फ क्या चेंज हुआ है? सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। लेकिन मान लो कि यहां से उठकर अब कहां चला जाए? यहां चला जाए। कहां पर? इस 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उठकर चला जाए। तो इसको मैं कह दिया पॉइंट डी। अब अगर ये चला गया सी से लेकर डी पर, तो पॉइंट सी से लेकर डी के ऊपर क्या हुआ? पॉइंट सी से लेकर डी के ऊपर क्या स्टेट चेंज हुआ या टेम्परेचर चेंज हुआ है? टेम्परेचर चेंज हुआ है। कितना हुआ भाई? T1 था 0 डिग्री सेल्सियस और T2 कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रहे हो? यहां पर क्या चेंज हुआ? चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना होगा? 100 में से 0 माइनस कर दो, डेल्टा टी कितना आ गया? 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आ रही है? तो बताने का मकसद क्या है कि आपके पास जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करती है, और अब ये जो यहां से लेकर यहां पर सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा था, इसके लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसकी अभी हम बात करते हैं। यहां की बात समझ में आ रही है? इसमें और सारी बात नहीं है ना? कॉपी कर लो जल्दी से, जल्दी से कॉपी करो। अब ये देखो बेटा, बात को समझ रहा जरा। तो मैंने आपको बताया वो एनर्जी जो टेम्परेचर को चेंज करे वो स्पेसिफिक हीट। और अब ये देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा याद रखिए, एक बात सुने मेरी तरफ और से सारे। देखिए आप फ्यूजन बोले या आप मेल्टिंग बोले, बात एक ही है।
आप फ्यूजन बोले या आप मेल्टिंग बोले, बात एक ही है। दोनों के अंदर आप एक ही बात कर रहे होते हैं कि कौन से स्टेट से, सॉलिड के स्टेट से कौन से स्टेट में जाना, लिक्विड के स्टेट में जाना। तो चाहे आप फ्यूजन बोल लें या चाहे आप मेल्टिंग बोल लें, बात एक ही है। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change the state from solid to liquid, from solid to liquid without change the temperature, without change the temperature is called latent heat of fusion। बेटा और सुनो मेरी बात, latent of fusion से मतलब क्या है? वो एनर्जी जो कि फ्यूजन के प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड के स्टेट में जाने के लिए रिक्वायर्ड हो, बगैर टेम्परेचर को चेंज किए, बगैर टेम्परेचर को चेंज किए, क्या कहलाती है? latent heat of fusion। फॉर्मूला क्या है इसका? Q is equals to MHF। Q is equals to MHF। बात समझ में आ रही है? HF क्या है इसके अंदर? HF है इसके अंदर हीट ऑफ फ्यूजन। कांस्टेंट है HF, क्या कहलाता है? हीट ऑफ फ्यूजन। सही। आइस चेंज 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर, लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, याद रखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कौन सी आइस? जो कि लिक्विड से बनी हुई, जो कि पानी से बनी हुई हो, वो वाली आइस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस is constant, which is 3.36 exponent 5 joules per kg। 3.36 exponent 5 joules per kg। भैया मुझे तो बताओ, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी है? 4200 joules per kg केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है? 3.36 exponent 5 joules per kg। बात समझ आ रही है? क्या करेगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? स्टेट को चेंज कर देगी, ऐसे सॉलिड से लिक्विड में। क्लियर है यहां तक की बात? कॉपी कर लो इसको जल्दी से। हुआ भाई? आगे चले। उसके अलावा है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है भाई? जल्दी बताओ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? शायद मोबाइल क्यों निकला है? लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होना ना। तो कौन से टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। सो द हीट एनर्जी required to change the state from liquid to gas is called latent heat of वेपराइजेशन। इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सही। तो याद रखें, दी फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू M HV। HV होगी आपके पास यहां पर हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी आपके पास HV। अब ये देख ले, दी हीट ऑफ वेपराइजेशन of water at 100 degrees Celsius is 2.26 exponent 6 joules per kg। वो कितनी? 3.36 exponent 5 joules per kg is the heat of fusion of water, और heat of vaporization of water कितनी है? 2.26 exponent 6 joules per kg। बात समझ में आती है इतनी? ये दो वैल्यू तुम जरूर नोट कर लो, इन दो वैल्यू को लिख लो अपने पास। चलो आओ आगे चलो। अब देखो बेटा, यही तुम्हारे पास जो है ना ग्राफ है,
ग्राफ वही वाला है जो हमने पहले बनाया था, लेकिन सवाल यह है कि पहले आप थे -30, 0 और 100। मैंने बस 3 वैल्यूज लिख ली, सही है, मैं सारे पॉइंट नहीं लिख रहा। ए से बी ये रहेगा, बी से बी ही, और ये हो जाएगा बी से 100 डिग्री सेल्सियस, सही। तो बेटा आपने ये बताना है कि टोटल मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पड़ी हुई आइस को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनाने के लिए। सवाल आपसे ये है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी required to change -30 degree Celsius ice into 100 degree Celsius steam। -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पड़े हुए आइस को 100 डिग्री की स्टीम बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। अब तो मेरी एक बात सुन ले ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ये देख लो, सबसे पहले तुम्हारे पास -30 डिग्री सेल्सियस पर क्या पड़ी हुई है, आइस पड़ी हुई है, आइस है ना, ये 0 पर पहुंचेगी तो यहां पर क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, ऐसा ही होगा। यहां पर टेम्परेचर चेंज हुआ तो यहां पर कौन सी हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। तो यहां पर तुम स्पेसिफिक हीट कैसे निकालोगे, Q = mc डेल्टा T। अब ये C जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, और आइस भी किसकी है, वाटर की। तो C तुम कितना लोगे, 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, -30 से 0 पर चले गए, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस का। तो चेंज इन टेम्परेचर के बाद कितना आ जाएगा, 30। और तुम्हारे पास आइस है कितने केजी की, 2 केजी की, तो तुम मास कितना रखोगे, 2 केजी। अब फिर 0 से ये 0 पर ही रहा और क्या चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हो गया। स्टेट चेंज हो गया या नहीं हो गया। तो इस स्टेट के चेंज होने के अंदर कौन सी हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां तुम लगाओगे Q = mHF, मास कितना है, 2 केजी। हीट ऑफ फ्यूजन तुम्हें बता दिया वाटर की कितनी है, बता दिया ना कितनी है, 3.36 एक्सपोनेंट 5। तो वो तुम यहां रखकर एक और Q निकाल लोगे, ये Q1 आ गया और ये क्या आ जाएगा, Q2। अब 0 से तुमने किधर जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर को चेंज करते करते 0 से किधर पहुंच रहा है, 100 पर। अब दोबारा से क्या चेंज हुआ है, टेम्परेचर। तो तुम्हें दोबारा से क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट। क्या फॉर्मूला होगा, Q = mc डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 100 से 0 निकालो, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 100। C कितना लोगे, 40 to 100। मास कितना लोगे, 2 केजी। अब तुमने 100 पर रहते हुए ही क्या बनानी है, 100 डिग्री सेल्सियस की क्या बनानी है, स्टीम बनानी है। तो अब ये यहां पर लिक्विड स्टेट में था, 100 पर रहते हुए किसमें चल जाएगा, गैस में। ये सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड, ये यहां पर सॉलिड में ही था, सॉलिड से लिक्विड में हो गया, यहां पर लिक्विड में था, यहां पर पहुंचकर लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस। और यहां पर कौन सी हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट भी कौन सी, फ्यूजन या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। फॉर्मूला क्या लगेगा, Q = mHV। HV कितना होगा, 2.26 एक्सपोनेंट 6। तो कितनी एनर्जी हो गई, Q1 Q2 Q3 और Q4। ये 4 एनर्जी हो गई। इनको अलग अलग निकाल कर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता चलेगा -30 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनाने के लिए टोटल एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है, तो तरफ से जल्दी क्या तरीका लो, सही, जल्दी करेंगे बेटा। सब में 2 केजी मास है, मास चेंज नहीं हो रहा। तो आपके पास जो टोटल आपने निकालनी है, आप कैसे निकालेंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। इन चारों हीट को ऐड करें, 2.5 एक्सपोनेंट 5 + 6.7 एक्सपोनेंट 5 + 2.5 एक्सपोनेंट 5 + 6.7 एक्सपोनेंट 5 + 8.4 एक्सपोनेंट 5 + 2.7 एक्सपोनेंट 6। यह आ रहा है 4.46। खामोश क्यों नहीं होते हो, 4.46 एक्सपोनेंट 6 जूल्स की टोटल एनर्जी आपके पास निकलकर आ रही है।
बात समझे है? इस Z को लिख ले बेटा, लिखवाया है, पीछे पेज पलटा के देख ले। HB जी, आगे चलो। चलो और इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर अभी देखिए क्लास जरा याद सुने मेरी बात। आपको कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री सेल्सियस। आप इसको कैलकुलेट करें किसके अंदर? फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपको कितना दिया गया है? 50 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। टेम्परेचर इन सेल्सियस कितना है? 50 प्लस 32। करो जरा इसको मल्टीप्लाई। 90 प्लस 32 करते कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट। आसान है। पहले सवाल के अंदर आपको बोले थे कि अगर आपके पास टेम्परेचर किसके अंदर, वाटर का, बीकर के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस है तो आप उसको किसमें निकाले? फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर निकाले। ठीक है, आसान से न्यूमेरिकल करो जल्दी से। कह रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब देखिए आपको दे दिया गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल कितना दे दिया? 98.6 फ़ारेनहाइट। आपको कह रहे हैं इसको बताओ टीसी के अंदर और टीके के अंदर। सही रिलेशन क्या है? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अब आपको